हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट इग्नाइट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। आज के इस डीप डाइव लेक्चर में हम जिस भूभाग की बात कर रहे हैं ना, अगर वो एक आज़ाद देश होता तो आबादी के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। मतलब ब्राजील और पाकिस्तान से भी बड़ा। राइट, एग्जैक्टली, ब्राजील से भी बड़ा। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश का इतिहास। लेकिन हम यहाँ ना सिर्फ तारीखों की बोरिंग लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम दो बहुत ही रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता। सही बात है। पहला सफर है इस राज्य के नाम का और दूसरा इसकी राजधानी का। एक मेंटर के तौर पर मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यूपी हमेशा से ऐसा ही था। तो आज हम ये भ्रम दूर करेंगे। ये आपके एग्जाम्स और जनरल नॉलेज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इतिहास को जब हम गहराई से देखते हैं ना, तो साफ हो जाता है कि कोई भी इतना महान राज्य रातों रात आकार नहीं लेता। आज हम जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो असल में कई अलग अलग संस्कृतियों और प्राचीन जनपदों से लेकर ब्रिटिश काल के जो बड़े प्रशासनिक प्रयोग हुए थे, उनका एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। राइट। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर को डिकोड करते हैं, मतलब राज्य के नाम का सफर। थोड़ा आसान भाषा में समझे तो प्राचीन काल में ये कोई एक राज्य नहीं था, जैसे किसी पजल के अलग अलग टुकड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। एकदम सही एनालॉजी है। अगर हम उस दौर में जाएं तो ये महाजनपदों का एक समूह था। देखिए, ये कोई छोटे मोटे जिले नहीं थे, बल्कि अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली केंद्र थी। अगर हम प्रमुख नाम देखें तो पहला था कुरु, जो आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अच्छा, जो दिल्ली के आसपास का इलाका है। जी, वही पश्चिमी हिस्सा। फिर था पांचाल, जो रुहेलखंड, बरेली और कन्नौज का क्षेत्र था। फिर कोसल, यानी अपना अयोध्या वाला इलाका, और काशी, जो आज का वाराणसी क्षेत्र है। ये सब भारतीय सभ्यता के स्वतंत्र और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। ओह वाओ, मतलब ये चारों अपने आप में अलग देश की तरह काम कर रहे थे। इनकी अपनी अलग सेनाएं होंगी, अपने व्यापारिक नियम होंगे, और शायद आपस में काफी लड़ाइयां भी होती होंगी। बिल्कुल होती थीं। और सिर्फ सेना या व्यापारी नहीं, इनकी अपनी बहुत मजबूत सांस्कृतिक पहचान भी थी। लेकिन उस समय ना, किसी भी राजा या आम इंसान के मन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कुरु से लेकर काशी तक का ये पूरा इलाका कोई एक सिंगल राज्य है। हाँ, मतलब तब कोई यूपी या एक बड़ी भौगोलिक पहचान वाली सोच ही नहीं थी। फिर जब हम मध्यकाल में आते हैं, जब मुगलों का दौर आया, तो सत्ता तो काफी सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। तो क्या तब इस पूरे इलाके को कोई नाम मिला? सत्ता का केंद्रीकरण तो जरूर हुआ, लेकिन इस पूरे भूभाग को फिर भी कोई एक नाम नहीं मिला। मुगल प्रशासन बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने बस अपनी सुविधा के लिए इसे अलग अलग सूबों में बांट दिया था, जैसे सूबाए अवध और सूबाए इलाहाबाद। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि इन सूबों की सीमाएं भी कोई परमानेंट नहीं थीं। मतलब अगर कोई नया सूबेदार आया तो वो अपने हिसाब से सीमाएं बदल देता था। तो मध्यकाल में भी कोई एक यूनिफाइड पहचान नहीं बन पाई थी। और यहीं पर ना स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस बिखरे हुए सिस्टम को एक साथ लाने का जो पहला फॉर्मल प्रयास था, वो अंग्रेजों ने किया था। जी, और अंग्रेजों ने भी ये कोई समाज सेवा के लिए नहीं किया था। ये उनकी प्रशासनिक मजबूरी थी। अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें तो 1902 में उन्होंने प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत का नाम दिया। अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड ओध। वेट, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, ये नाम पुकारने में ही इतना लंबा और भारी लगता है। और दूसरी बात, आगरा और अवध तो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से बहुत अलग थे। आगरा मुगलों का गढ़ था और अवध में नवाबों की तहजीब थी। हाँ, और इसी वजह से दोनों को एक साथ लाना बहुत मुश्किल था। दोनों क्षेत्रों के एलीट वर्ग के बीच काफी घर्षण था। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि ये नाम और व्यवस्था बहुत जटिल है। तो फिर उन्होंने इसे बदला। बिल्कुल। 1935 में इस लंबे नाम को थोड़ा छोटा और व्यावहारिक बनाकर केवल संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया, जिसे 1937 आते आते आधिकारिक स्वीकृति मिल गई। तो मतलब आजादी से पहले ही यूनाइटेड प्रोविंसेस वाली एक ठोस बाउंड्री बन चुकी थी। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो क्या हमने बस डिक्शनरी उठाई और अंग्रेजी नाम का अनुवाद कर दिया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अनुवाद नहीं था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और इसका गणित ना बहुत ही सिंपल था। क्या गणित था? देखिए, उत्तर यानी नॉर्थ,
दिशा और प्रदेश यानी राज्य, मतलब भारत का उत्तरी राज्य। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे यूपी का जो शॉर्टकट या इनिशियल्स थे ना, वो बिल्कुल बरकरार रहे। अरे वाह, मतलब नया नाम आने के बाद भी वो यूपी वाला पुराना ठप्पा वैसा का वैसा ही रहा। एग्जैक्टली इससे करोड़ों रुपए के लेटर हेड और सरकारी स्टैंप बर्बाद होने से बच गए और नाम भी स्वदेशी हो गया। कमाल का मास्टर स्ट्रोक था ये। तो हमने राज्य की सीमाएं डिकोड कर ली, इसका नामकरण भी समझ लिया, लेकिन इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम की भी तो जरूरत थी। बिल्कुल, जहां से सारे आदेश निकले। राइट, यानी एक राजधानी की जरूरत। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा ऐतिहासिक सफर। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस संयुक्त प्रांत का पहला हेडक्वार्टर इलाहाबाद को बनाया था, जिसे हम आज प्रयागराज कहते हैं। और उसे चुनना ना कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़े रणनीतिक कारण थे। वो क्या? मतलब यूपी में तो और भी कई बड़े शहर थे, इलाहाबाद ही क्यों? पहला कारण था ज्योग्राफिकल फायदा। ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है। उस समय रेलवे इतना विकसित नहीं था, तो जलमार्ग और व्यापार के लिए ये एकदम उत्तम था। अच्छा, लॉजिस्टिक्स के लिए नदियों से आवाजाही आसान थी। हाँ, और दूसरा फैक्टर था रणनीति। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बहुत डरे हुए थे। संगम के किनारे होने की वजह से इलाहाबाद को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच मिला हुआ था, जो प्रशासनिक दृष्टि से उनके लिए सबसे सुरक्षित था। मेक सेंस। लेकिन अगर इलाहाबाद इतना ही सुरक्षित और परफेक्ट था, तो फिर 1920 में राजधानी को अचानक लखनऊ क्यों शिफ्ट किया गया? देखिए, ये शासन को ज्यादा सुलभ बनाने का एक सोचा समझा निर्णय था। इसके 3 मुख्य कारण थे। कौन से? पहला था सांस्कृतिक विरासत। लखनऊ पहले से ही अवध के नवाबों के समय से कला, संगीत और तहजीब का प्रमुख केंद्र था। लोगों के दिलों में उसकी एक अलग जगह थी। दूसरा कारण था उसकी सेंट्रल लोकेशन। मतलब राज्य के बीचों बीच होना। एग्जैक्टली, लखनऊ राज्य के बिल्कुल सेंटर में स्थित था, जिससे पूरे विशाल राज्य पर नजर रखना आसान हो गया। इलाहाबाद थोड़ा पूरब की तरफ ज्यादा था। अच्छा, और तीसरा कारण? तीसरा था शहरी विकास। नवाबों ने लखनऊ को बहुत भव्यता से बसाया था। वहां चौड़ी सड़कें और बड़ी इमारतें पहले से थीं, तो अंग्रेजों को प्रशासन के लिए एक रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राजधानी कब और क्यों बदली गई, इसलिए इसे अच्छे से नोट कर लें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अजीब सी व्यवस्था का जिक्र आता है, ड्यूअल सिस्टम या द्वैत व्यवस्था। इसे हम तराजू के 2 पड़ों के रूप में समझ सकते हैं, जहां शासन और न्याय को बांट दिया गया। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अंग्रेजों ने महसूस किया कि सब कुछ लखनऊ ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ बन गई, जहां विधानसभा और सत्ता का केंद्र स्थापित हुआ। राइट, जहां से नीतियां बनेंगी। लेकिन न्याय का क्या? न्यायिक राजधानी प्रयागराज ही रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट उस समय तक अपनी बहुत मजबूत पहचान बना चुका था, तो वो आज तक वहीं स्थित है। हालांकि लोगों की सुविधा के लिए लखनऊ में भी इसकी एक बेंच बना दी गई। मतलब फाइलें और अधिकारी ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद से लखनऊ आते जाते रहते होंगे। ये तो लॉजिस्टिकली काफी भारी पड़ा होगा। बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन 1950 में जब राज्य का नाम उत्तर प्रदेश हुआ, तब सत्ता का केंद्र नहीं बदला। अच्छा, लखनऊ ही फिक्स रहा। हाँ, लखनऊ ही स्थायी राजधानी रही, जो आज भी अवध की उस समृद्ध विरासत को हमारे आधुनिक लोकतंत्र के साथ जोड़ती है। क्या बात है। सोचकर देखिए कैसे नदियों के सुरक्षित संगम से शुरू हुआ ये सत्ता का सफर प्रशासन की सहूलियत के लिए नवाबों के शहर तक पहुंच गया। आज भी जब हम यूपी के विकास और इसकी राजनीति को देखते हैं ना, तो क्या हमें उसमें उन प्राचीन जनपदों और ब्रिटिश काल के प्रशासनिक फैसलों की झलक नहीं दिखाई देती? इस बारे में जरूर सोचिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।